हेलो फ्रेंड्स, स्किल एकेडमी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर में पूछे गए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर और उसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ, हमने यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं किया है, बल्कि क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को इंग्लिश में डिस्प्ले करेंगे और हिंदी में उसकी व्याख्या करेंगे। यह एक वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए इसको सीरीज में बनाया है। दोस्तों, यहाँ वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर लेकर आते हैं आईटीआई, सीटीआई और डिप्लोमा से रिलेटेड नई जानकारियाँ, जॉब अपडेट्स और वीडियो क्लासेस। दोस्तों, हम यहाँ पर आईटीआई इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए वीडियो क्लास की नई सीरीज लेकर आने वाले हैं, जिसमें आईटीआई सिलेबस की सभी महत्वपूर्ण चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो इलेक्ट्रीशियन वाले तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी एक्टिव कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए और हमें भी आपके लिए बेहतर वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है 2013 में पूछे गए आईटीआई बिहार इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चंस पेपर। दोस्तों, 2013 का इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में 2013 के बाद कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रतिरोध का सबसे बड़ा मान क्या है? और 4 ऑप्शंस है, मिली ओम, माइक्रो ओम, मेगा ओम और ओम। यहाँ हम इससे रिलेटेड एक चार्ट दिखा रहे हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चारों ऑप्शंस में किसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर सबसे ज़्यादा है। ओम का कोई भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं है, माइक्रो ओम का 10⁻⁻6, मिली ओम का 10⁻⁻3 और मेगा ओम का 10⁻6। तो साफ है कि यहाँ पे सबसे बड़ा वैल्यू मेगा ओम है, इसलिए इसका आंसर होगा। यहाँ क्वेश्चन 2 में पूछा जा रहा है कि घटक के प्रतिरोध को प्रकाश के अनुप्रयोग द्वारा परिवर्तित करने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन दिया गया है, थर्मिस्टर, वेरिस्टर, थर्मोकपल, एलडीआर यानी लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर। कुछ रेजिस्टर खास करके जो सेमीकंडक्टर और फोटो कंडक्टिविटी मटेरियल से मिलकर बना होता है, उस पर लाइट शाइनिंग होते ही यानी प्रकाश पड़ते ही उसकी रेजिस्टेंस जो है वह चेंज हो जाती है। तो ऐसे रेजिस्टर को फोटो रेजिस्टर या लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन 3 में पूछा जा रहा है, एक संधारित्र की धारिता को डाइस में वृद्धि करके बढ़ाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, दूरी, क्षेत्रफल, लंबाई और उपरोक्त में से कोई नहीं। संधारित्र की धारिता जो है वह 3 चीज़ों से इफेक्ट होती है। पहला है प्लेट का क्षेत्रफल, दूसरा है प्लेट के बीच की दूरी और तीसरा है प्लेट के बीच के डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। कैपेसिटर के प्लेटों की एरिया बढ़ाने पर उसकी धारिता बढ़ जाती है, वहीं प्लेट के बीच की दूरी बढ़ाने पर इसकी धारिता कम हो जाती है, और इसके विपरीत उसकी दूरी घटाने पर उसकी धारिता बढ़ जाएगी। अब तीसरा है, अगर इसके बीच हायर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ वाली मटेरियल्स यूज करते हैं तो इसकी धारिता बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि लंबाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूरी बढ़ाने पर धारिता कम हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, धारिता यानी कैपेसिटेंस C, वोल्टेज V और विद्युत प्रभार Q के बीच के अंतर को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? कैपेसिटर की धारिता बराबर होती है कैपेसिटर के कंडक्टर पर चार्ज डिवाइडेड बाय कैपेसिटर पर आरोपित इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर मैथमेटिकली देखें तो हो जाएगा C = Q/V, जो ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन 5 में है, मोटर और विद्युत आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किस प्रकार के संधारित्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है मोनोलिथिक संधारित्र,
सिरेमिक संधारित्र, पेपर संधारित्र और ग्लास संधारित्र। मोटर और विद्युत आपूर्ति में जो कैपेसिटर इस्तेमाल होता है वह कैपेसिटर आप सभी ने देखा होगा। तो हम इस क्वेश्चन के लिए इन चारों कैपेसिटर्स की फिगर आपको दिखाते हैं। ये है मोनोलिथिक कैपेसिटर। ये कैपेसिटर एक प्रकार का सिरेमिक कैपेसिटर ही होता है। ये है सिरेमिक कैपेसिटर, ये है पेपर कैपेसिटर और ये है ग्लास कैपेसिटर। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इसका उत्तर सी होगा, पेपर कैपेसिटर। क्वेश्चन 6, किसी सुचालक की प्रतिरोधकता किसके प्रत्यक्षानुपातिक है? ऑप्शन है अनुभागीय क्षेत्रफल, लंबाई के, द्रव्यमान के और उपरोक्त में से कोई नहीं। हिंदी में सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि इतना शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर नहीं करते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कंडक्टर का रेसिस्टेंस किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेसिस्टेंस के नियम के अनुसार हमें पता है R = ρl/a। यहाँ पर R डिनोट कर रहा है किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस को, L उसकी लंबाई मीटर में और A उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो वर्ग मीटर में, और रो है उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। इसे स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। इसको ओम मीटर में मापा जाता है। तो इस नियम के अनुसार साफ है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 कह रहा है किसी सुचालक सामग्री की प्रतिरोधकता को डायस कम करके बढ़ाया जाता है। ऑप्शन है लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान और उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी हमने इसे क्वेश्चन 6 में डिस्कस किया है, उसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 8 में पूछा जा रहा है एक पूरी तरह से चार्ज लेड एसिड सेल की वोल्टेज होती है। ऑप्शन है 1.2 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 2.0 वोल्ट और 2.2 वोल्ट। लेड एसिड बैटरी का जो नॉमिनल वोल्टेज होता है वह होता है 2 वोल्ट। एक सिंगल सेल अगर ओपन सर्किट में है तो फुल चार्ज कंडीशन में इसकी वोल्टेज होती है 2.2 वोल्ट और वहीं फुल डिस्चार्ज कंडीशन में इसकी वोल्टेज आ जाती है 1.8 वोल्ट। क्वेश्चन 9 है एक लेड एसिड सेल में एक इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण कितना होता है। ऑप्शन है 1120, 1200, 1230 और 1180। इसके बारे में लगभग हम सभी को पता है कि एक फुल चार्ज बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्रेविटी होता है वो 1250 के आसपास होता है। तो दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर जो सबसे सटीक ऑप्शंस है वो है सी 1230। हालांकि इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी इसके तापमान पर भी निर्भर करती है। अगर तापमान बढ़ जाए तो इसकी ग्रेविटी भी बढ़ जाती है और इसके विपरीत अगर तापमान कम हो जाए तो ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है लेड एसिड की पूर्ण निर्वहन या डिस्चार्ज अवस्था के दौरान इसकी संपूर्ण वोल्टेज हो जाएगी। ऑप्शन है 2.0 वोल्ट, 1.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 2.2 वोल्ट। अभी क्वेश्चन 8 में हमने डिस्कस किया, उसके हिसाब से उसका उत्तर हो जाएगा बी 1.8 वोल्ट। हालांकि इसका कहीं कहीं उत्तर जो है आपको 2 वोल्ट भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लैप वाइंडिंग में डीसी मशीन का आर्मेचर करंट IA होता है, आर्मेचर वाइंडिंग में करंट होता है। ऑप्शंस है IA डिवाइडेड बाय P इंटू IA या कोई नहीं। तो आर्मेचर वाइंडिंग में कंडक्टर करंट जो होता है वो बराबर होता है आर्मेचर करंट डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ। तो हमें पता है कि वेव वाइंडिंग में जो पैरेलल पाथ की संख्या होती है वह 2 होती है, वहीं लाइफ वाइंडिंग में पैरेलल पाथ की संख्या जो होती वो होती है पोल की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी IA/P। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है लैप वाइंडिंग किसके लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शंस है निम्न वोल्टेज उच्च करंट मशीन के लिए, उच्च वोल्टेज उच्च करंट मशीन के लिए, उच्च वोल्टेज निम्न करंट मशीन के लिए, निम्न वोल्टेज निम्न करंट मशीन के लिए।
लैप वाइंडिंग वहाँ उस मशीन में इस्तेमाल होती है जहाँ ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें पैरेलल पाथ की संख्या ज़्यादा होती है। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था कि पैरेलल पाथ A बराबर P होता है, वो लैप वाइंडिंग में होता है, वहीं वेव वाइंडिंग में A बराबर 2 होता है। इसलिए लैप वाइंडिंग मशीन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर वेल्डिंग मशीन। वहीं वेव वाइंडिंग मशीन का इस्तेमाल वहाँ होता है जहाँ हमें ज़्यादा वोल्टेज और कम करंट की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 13 एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है एक लैप वाउंड डीसी मशीन में 400 कंडक्टर यानी संवाहक है और 8 पोल है। प्रति कंडक्टर 2 वोल्टेज उत्पन्न होता है, तो मशीन कितना वोल्टेज पैदा करती है? ऑप्शंस दिया गया है 100 वोल्टेज, 200 वोल्टेज, 400 वोल्टेज और 800 वोल्टेज। यहाँ दिया गया है कि लैप वाउंड 8 पोल मशीन में 400 कंडक्टर है और पर कंडक्टर 2 वोल्ट उत्पन्न हो रहा है, तो कंडक्टर में उत्पन्न टोटल वोल्टेज हो जाएगा वो 400 कंडक्टर्स इंटू 2 यानी 800 वोल्ट। अब चूंकि मशीन लैप वाउंड है तो पैरेलल पाथ की संख्या हो जाएगी A बराबर पोल की संख्या। अब हमें पता है कि मशीन में उत्पन्न वोल्टेज बराबर होता है कंडक्टर में उत्पन्न टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय पैरेलल पाथ। तो पैरेलल पाथ यहाँ पर A बराबर P है, P की संख्या 8 है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 800 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 100। कई लोगों को वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग के पैरेलल पाथ में कन्फ्यूजन हो जाती है कि वेव वाले का 2 होता है या लैप वाले का 2 होता है। अगर इस बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर आपको भी कन्फ्यूज़न होती है तो आपको अभी मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो आप इसे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों, अगर वेव के एक साइकिल का हम फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस वेव में 2 सेगमेंट होते हैं, अप एंड डाउन। इसी को हम आधार बनाकर अगर याद रखें कि वेव बाइंडिंग का पैरेलल पाथ 2 होता है तो लैप बाइंडिंग का अपने आप क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ वेव के अप डाउन से 2 का कोई संबंध नहीं है, बस यहाँ पे याद रखने के लिए यूँ ही डिस्कस कर दिया। ऐसे ही आपके पढ़ाई को मज़ेदार बनाते रहेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक ड्रम प्रकार की डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में कॉइल पक्षों के संदर्भ में बैक पिच और फ्रंट पिच कैसे होनी चाहिए? ऑप्शन है क्रमशः सम और विषम, क्रमशः विषम और सम, दोनों सम और दोनों विषम। एक ड्रम टाइप डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में दोनों ही बैक पिच और फ्रंट पिच विषम होने चाहिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बराबर आकार के रिंग को डाइस वाउंड डीसी मशीन में लगाया जाता है। ऑप्शन है वेव, लैप, दोनों ए और बी और इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लैप, क्योंकि बराबर आकार के रिंग को लैप वाउंड डीसी मशीन में ही लगाया जाता है। क्वेश्चन 16 में पूछा जा रहा है कक्षावार में नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को कहा जाता है। ऑप्शन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और उपरोक्त में सभी। ये तो हम सभी को पता है कि एटम के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स घूमता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्वेश्चन 17 की बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है सामग्री जिसमें कई मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहा जाता है। ऑप्शन है कुचालक, सुचालक, अर्धचालक और उपरोक्त सभी। किसी मटेरियल में ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसे कंडक्टर यानी सुचालक कहा जाता है। जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा सुचालक, जैसे चांदी, और जितना कम फ्री इलेक्ट्रॉन उतना ही अच्छा इंसुलेटर यानी कुचालक, जैसे पीवीसी इत्यादि। और इन दोनों के बीच का ना ही ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन ना ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन को सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। 18 द्रव्यमान और त्वरण के गुणज को कहा जाता है। ऑप्शन है बल, वेग, कार्य और उपरोक्त सभी। न्यूटन सेकेंड लॉ के अनुसार द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स।
इसी को अगर हम समराइज करें तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। साफ है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणज को बल कहा जाता है। क्वेश्चन 19 में पूछा जा रहा है विद्युत शक्ति की सबसे बड़ी इकाई क्या है। ऑप्शन है मिलीवाट, माइक्रोवाट, किलोवाट और मेगावाट। 1 नंबर क्वेश्चन में हमने एक चार्ट दिखाया था, ये इसमें हमने देखा था मेगावाट का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो सबसे ज़्यादा है, तो इसके अनुसार आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन 20, जब विद्युत शक्ति और वोल्टेज दिया गया हो तब विद्युत प्रवाह को ज्ञात करने के लिए डायस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है I इक्वल टू वी बाई आर, आई इक्वल टू वी बाई पी, आई इक्वल टू क्यू बाई वी, आई इक्वल टू पी बाई वी। इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक और चार्ट दे रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं तो आपको इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी, इसलिए इसे अच्छे से समझकर आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हमें पावर और वोल्टेज दिया गया है तो करंट बराबर हो जाएगा P बाई V, ऑप्शन डी। बाकी के क्वेश्चंस अगले सीरीज में लाएंगे। दोस्तों, अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर यदि आपको क्वेश्चंस का PDF कॉपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का डिमांड होगा तो हम इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।